बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि इंडिया में शामिल होना है, नीतीश तेजस्वी के पैर पकड़ने को है तैयार। आखिर ऐसा क्यों बोले पप्पू यादव। सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है, केवल विरोध नहीं बल्कि खत्म किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के पुत्र उदयनिधि के बिगड़े बोल। के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाने की मांग, शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कहा छुट्टी रद्द करने का आदेश हो वापस हो। अररिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का किया पुतला दहन। भाजपा सांसद बोले सनातन विरोधी काम कर रही है राज्य सरकार। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के 32 साल के शासन से उब गई है जनता। प्रशांत किशोर बोले नए विकल्प की तलाश। मुकेश सहनी का बड़ा दावा, यूपी बिहार से झारखंड तक वीआईपी जिताएगी लोकसभा चुनाव में 60 सीटें। इंडिया गठबंधन 2 अक्टूबर को करने जा रहा है बड़ा कार्यक्रम। नीतीश कुमार ने सीटों की शेयरिंग पर किया बड़ा खुलासा। गाड़ियों में काला शीशा लगाने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई। जाने कारण और कितने का लगेगा जुर्माना। गणेश चतुर्थी के दिन विशेष सत्र बुलाने पर जेडीयू ने उठाए सवाल। कहा बीजेपी बताए कौन है हिंदू विरोधी। आरबीआई ने दिए संकेत, अब सस्ती हो जाएगी खाने पीने की चीजें, महंगाई में आएगी गिरावट। राहुल केजरीवाल, नीतीश या ममता, इंडिया गठबंधन का पीएम पद का मजबूत दावेदार कौन, सर्वे में हुआ खुलासा। बिहार के स्कूल में 15 दिन गायब रहने वाले छात्रों का कटेगा नाम। बारिश के बीच अचानक राजद दफ्तर पहुंचे लालू प्रसाद यादव। गाड़ी से उतरे बिना ही पार्टी के लिए मिली नई जमीन का लिया जायजा। सनातन धर्मों को खत्म करने उदयनिधि के बयान को राजद का मिला साथ। मनोज झा ने सनातन की विकृतियों पर उठाए सवाल। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हाल ही में मटन बनाना सीखा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ जम करके वायरल हो रहा है। लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को बिहार का प्रसिद्ध चंपारण मटन बनाना सिखाया है। जहां कांग्रेस नेता ने इसका वीडियो शनिवार को अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने वीडियो कैप्शन में लिखा है कि लालू जी की सीक्रेट रेसिपी और राजनीतिक मसाला। राहुल गांधी ने वीडियो के साथ लिखा है कि लालू जी एक लोकप्रिय राजनेता है, ये सभी जानते हैं। जब मगर उनकी छुपी हुई एक और कला है खाना बनाना। उनके थोड़े स्वस्थ होने के बाद उनसे मिलने का मौका मिला तो सोचा कि क्यों ना उनकी सीक्रेट रेसिपी भी सीख लूं। लालू के दिल्ली में स्थित आवास पर राहुल गांधी के स्वागत में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती भी मौजूद रही। राहुल गांधी ने बताया है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें प्यार से मटन पकाने के साथ बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया है। लालू यादव कहते हैं कि ये मटन बिहार से मंगवाए हैं। वहीं राहुल गांधी ने मटन और फिर राजनीति के बीच से फर्क को लेकर के लालू से सवाल किया। इसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिना मिक्सिंग के राजनीति नहीं हो सकती है। खाना बनाने के साथ दोनों नेताओं के बीच मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा हर दिन बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार आता दिखाई देने लगा है। यह खबर के अनुसार अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को आदेश देते हुए कहा है कि स्कूलों में 50% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही साथ 15 दिन तक गायब रहने वाले बच्चों का नामांकन रद्द करें। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूल में अगर कोई बच्चा
3 दिन गायब रहता है तो फिर उनके अभिभावक को नोटिस दिया जाएगा और 15 दिन तक लगातार गायब रहने पर बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। वहीं ये भी देखा जाएगा कहीं वे एक साथ 2 विद्यालयों में तो वो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ 2 विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यानी कि एक साथ 2 विद्यालय में नामांकन है। दरअसल बिहार में कई ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में नाम लिख करके किसी दूसरे या फिर निजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। जब ऐसे बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इसके लिए छात्रों की ट्रैकिंग भी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया का एक ऐसा अनोखा आपदा अस्पताल तैयार किया है जो सिर्फ 8 मिनट में सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद मरीजों का तत्काल इलाज भी संभव हो जाएगा। इस अस्पताल को आरोग्य मैत्री दिया गया है। इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के अलावा एक मिनी आईसीयू भी होगा, जिसे जरूरत पड़ने पर गंभीर रूप से घायल मरीजों के इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस आपदा अस्पताल में वेंटिलेटर भी मुहैया कराया जाएगा, जहाँ खून की जाँच के लिए उपकरण और फिर एक्सरे मशीन भी मौजूद रहेगी। कुल मिलाकर के ये मिनी अस्पताल ही होगा, लेकिन इसमें मरीजों के इलाज के पूरे इंतजाम होंगे। ये दुर्गम इलाकों के लिए है, जहां पर संसाधनों का अभाव है या फिर जहां पर मदद पहुंचना खास मुश्किल होगा। इस आपदा अस्पताल में खाना पकाने का स्टेशन भी मौजूद होगा। यहाँ पर भोजन, पानी, आश्रय, बिजली, जनरेटर और भी बहुत कुछ सामान उपलब्ध होंगे। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित इस अस्पताल को हवाई जहाज के जरिए भी ले जाया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 2 महीने से महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। इस महीने यानी कि सितंबर महीने में खाना पीना सस्ता हो जाएगा। इससे आम जनता का बिगड़ा हुआ रसोई का बजट एक बार फिर से पटरी पर आ सकता है। यह खास करके टमाटर के बाद अब प्याज और फिर हरी सब्जियों के दाम गिरने की उम्मीद है, इससे खुदरा महंगाई दर में कमी आएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति में गिरावट की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि सितंबर से खुदरा महंगाई दर में गिरावट शुरू हो जाएगी। खास करके टमाटर और फिर अन्य सब्जियां सस्ती हो जाएगी। उनके मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंधित और फिर एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती का महंगाई पर असर पड़ सकता है। इसके चलते सितंबर महीने में खाने पीने की चीजें सस्ती हो सकती है। दरअसल राज्यपाल शक्तिकांत दास ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत में महंगाई को लेकर के ये भविष्यवाणी की है। इस दौरान उन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि सितंबर से खुदरा महंगाई दर में कम होने लगेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अगस्त महीने में खुदरा महंगाई दर काफ़ी ऊँची रहेगी। ऐसे में हमें उम्मीद है कि सितंबर से महंगाई दर में गिरावट शुरू हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही देश का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। जब देश में चुनाव जल्द कराए जाने को लेकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन तक चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। इस बैठक में हालांकि विपक्षी गठबंधन के संयोजक या पीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। गठबंधन इंडिया के नेताओं का कहना है कि उन्हें पीएम उम्मीदवार की चिंता नहीं है, क्योंकि उनके पास पीएम के कई दावेदार हैं। इसी मुद्दे पर सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे कराया है। इस सर्वे में सवाल किया गया है कि इंडिया गठबंधन में पीएम के लिए सबसे मजबूत दावेदार कौन है। इस सवाल के जनता ने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया है। सर्वे में शामिल लोगों में से 29% लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुना है, जबकि 9% लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इसके अलावा 6% लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 3% ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, 3% ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, 6% ने शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का नाम लिया है। वहीं 40% ने कहा कि इनमें से कोई भी नहीं और 4% ने पता नहीं में जवाब दिया है। आपको बता दूं कि ये सर्वे ऑल इंडिया किया गया। इस सर्वे में 2188 लोगों की राय ली गई। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर, भागलपुर समेत बिहार के सभी जिलों में डेंगू का अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ सीमांचल मिथिलांचल के यानी कि सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी डेंगू का कहर जारी है। जहाँ साथ ही साथ लोगों को मच्छरों से सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबर के अनुसार पटना में कल डेंगू के 8 मरीज मिले। ये बांकीपुर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र और बख्तियारपुर के हैं, जबकि बिहार के भागलपुर में अब तक डेंगू के दर्जनों मरीज मिल चुके हैं। जब वह अन्य कई जिलों
में भी डेंगू के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में जल जमाव के कारण मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। साथ ही जल जमाव वाले इलाकों में लोगों को मच्छर के प्रबंधन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की माने तो दर्द, उल्टी, बुखार, आंखों के पीछे दर्द होना डेंगू के विशेष लक्षण है। जहाँ अगर किसी व्यक्ति को ऐसी परेशानी होती है तो फिर उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ डेंगू की जांच भी करानी चाहिए ताकि इस परेशानी से बचा जा सके। डेंगू से बचने के उपाय के बारे में अगर बात किया जाए तो सोते समय मच्छरदानी का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। या मच्छरों को दूर रखने वाले क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। या गर्भवती महिला तथा बच्चों को पूरे बाह वाले कपड़े पहनने की सलाह दें। या अपने आसपास बारिश का पानी जमा न होने दें और फिर कूलर के पानी को बदलते रहें। आपको बता दूं कि डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और फिर सूरज डूबने के 2 घंटा पहले ज़्यादा सक्रिय रहता है। दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के अब तैयारियां तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां विपक्षी दल एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर एनडीए भी अपना कुनबा बनाने में लगा हुआ है। विपक्षी दलों ने वोटों की बिखराव को रोकने के लिए एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐलान किया और फिर इस दिशा में अब तक 3 अहम बैठकें भी हो चुकी है। वहीं अब बात सीट शेयरिंग पर आ चुकी है। जहाँ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होते ही तमाम अड़चनें लगभग खत्म हो जाएगी और भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों का एक अलग अध्याय शुरू हो जाएगा। वहीं बिहार की 40 सीटों पर भी अब विपक्षी दलों की तैयारी तेज होगी। कौन सा दल किस सीट पर उम्मीदवार उतारेगा इस पर अब बात शुरू होगी। इस माह के अंत तक इंडिया के घटक दलों के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाएगा। जब बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, इंडिया के घटक दलों में जदयू, राजद, कांग्रेस के अलावा 3 वामपंथी पार्टियां भाकपा, माले, भाकपा और फिर भाकपा शामिल है। जब माना जा रहा है कि 2 बड़े घटक दल जदयू और राजद की हिस्सेदारी बराबर की सीटों की होगी। इनसे बची सीटों में आधी कांग्रेस के खाते में जाएगी और बची हुई सीटें वाम दलों के झोली में जाएगी। जानकार बताते हैं कि भाजपा की जीती हुई 17 सीटों में अधिकतर पर राजद के उम्मीदवार होंगे। घटक दलों के बीच कुछ सीटों पर अगला बैठक भी होगी। यह किशनगंज सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित रहेगी। भाकपा माले का 2019 में राजद के साथ तालमेल था। आरा की सीट पर वह दूसरे नंबर पर थी, जब वहीं सीपीआई मुंगेर में दूसरे नंबर पर रही थी। जानकार बताते हैं कि सीटों के तालमेल को लेकर के जल्द ही घटक दलों की बैठक होने वाली है। या इसमें पहले चरण में होमवर्क तैयार किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। जहां 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र में कुल 5 बैठकें होगी। केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जिस दिन विशेष सत्र बुलाया है उस दिन गणेश चतुर्थी है। ऐसे में बीजेपी बताएं कि हिंदू विरोधी कौन। नीरज कुमार ने कहा है कि जेडीयू जानना चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी के समय संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि देश की संसद के अपमान का ये कौन सा राजनीतिक का संस्कार बीजेपी को हो गया है। आज़ाद हिंदुस्तान की पहली सरकार है जो किसी कानून पर बहस करने या फिर नया कानून बनाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद चर्चा में है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 85A में है कि कैबिनेट की सलाह पर देश के राष्ट्रपति कभी भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। फैसला संसदीय मामले की कैबिनेट कमेटी करती है और फिर 9 मंत्रालय के मंत्री इसके सदस्य होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गाड़ियों पर काला शीशा लगाने वाले लोगों पर यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। या गाड़ी में काला शीशा लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। काला शीशा लगाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान को शुरू कर दिया गया है। जब पुलिस यातायात नियमों को सख्त है। काला शीशा लगाने वाले गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को अधिनियम अभियान चलाया है। काला शीशा लगाने को लेकर के 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह अभियान 7 दिन तक चलने वाला है। जहाँ सीसीटीवी कैमरे की मदद से काला शीशा लगाने वाले गाड़ी चालकों के खिलाफ ई चालान किया जाएगा। जहाँ ट्रैफिक एसपी पूरन झा ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ियों में काला शीशा नहीं लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि गाड़ियों में काला शीशा लगाने के खिलाफ जुर्माना वसूला जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की मदद से लोगों को पकड़ा जा रहा है। जब पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि गाड़ियों में काला शीशा नहीं लगाएं, जिस साथ ही यातायात नियमों का पालन करें। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी खरीदते ही इसमें काला शीशा चढ़वा देते हैं। जब लोग इसलिए गाड़ियों में काला शीशा लगाते हैं कि किसी को ये नहीं पता चल सके कि गाड़ी में कौन बैठा है। आपको बता दें कि गाड़ियों में काला शीशा लगाना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश का कोई भी शख्स अपनी गाड़ियों के शीशे पर काली फिल्म नहीं लगा सकते हैं, यानी कि काला शीशा नहीं लगा सकता है।
जहां पुलिस समय पर गाड़ियों में काला शीशा लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करती है और फिर इन पर जुर्माने भी लगाया जाता है, इनका चालान काटा जाता है। फिलहाल राजधानी पटना में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। इसके जरिए नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई करना और भी आसान हो चुका है। बताया जाता है कि काले शीशे का इस्तेमाल अपराध की गतिविधियों में अंजाम देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को मिटाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम सम्मेलन में बोल रहे थे। सनातन उन्मूलन सम्मेलन में तमिलनाडु के मानव संसाधन एवं सीई मंत्री पी.के. शेखर बाबू ने भी भाग लिया, जो हजारों प्राचीन हिंदू मंदिरों को नियंत्रित करते हैं और हजारों को इकट्ठा करते हैं। जब मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को मिटाने के लिए इस सम्मेलन में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। ट्विटर पर शेयर किए जा रहे अपने भाषण के एक वीडियो क्लिप में उन्होंने कहा कि मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को मिटाओ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म क्या है। सनातन नाम संस्कृति से आया है, जय सनातन समानता और फिर सामाजिक न्याय के खिलाफ है। जय सनातन का अर्थ अस्थायित्व के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे बदला नहीं जा सकता है, कोई सवाल ही नहीं कर सकता। यही सनातन का अर्थ है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय प्रसाद की पुण्यतिथि पर राजधानी पटना में राजकीय समारोह का आयोजन करवाया गया, जहां दारोगा प्रसाद राय के परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। इसी दौरान लालू परिवार की बहू ऐश्वर्या राय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। ऐसे में अपनी भाभी को देख करके तेजस्वी यादव खुद को रोक नहीं सकी और फिर हाथ जोड़ करके इशारों में तेजस्वी यादव ने अपनी भाभी का हाल चाल पूछ लिया। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की पुण्यतिथि पर हर साल सरकार की तरफ से राजकीय समारोह का आयोजन करवाया जाता है और इसी दौरान दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका प्रसाद की पूरी फैमिली मौजूद। ऐसे में ऐश्वर्या राय भी अपने दादा के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मौजूद और इसी दौरान जब तेजस्वी यादव की नज़र अपनी भाभी पर पड़ी तो उन्होंने हाथ जोड़ करके अपने भाभी का अभिवादन किया, जिसके बाद ऐश्वर्या राय ने भी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद तेजस्वी यादव आगे बढ़ते चले गए। आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को पत्नी ऐश्वर्या राय को प्रतिमाह गुजारा भत्ता के लिए 22,000 रुपये देने का आदेश दिया। राबड़ी देवी ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव के लिए काफ़ी पढ़ी लिखी और फिर सुंदर बहू के रूप में ऐश्वर्या को चुना था। राबड़ी ने तब कहा था कि उन्हें जैसी बहू चाहिए थी वो मिल गई। लालू प्रसाद यादव भी ऐश्वर्या के रूप में बहू को पाकर के खुश थे। काफ़ी धूमधाम से पटना में पिछले साल 12 मई को तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें देश भर के नेता और फिर आसपास के लोग शामिल हुए थे। आपको बता दें कि शादी के चंद महीने बाद ही अचानक से तेज प्रताप यादव 1 नवंबर 2018 को पटना के फैमिली कोर्ट पहुंचे और फिर ऐश्वर्या से तलाक लेने के संबंधित आदेश दिया। ये खबर आग की तरह फैल गई और तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया है कि अब वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता है और ये तलाक होकर के रहेगा। तेज प्रताप यादव के इस फैसले ने जहां राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया था, तो फिर वहीं इस फैसले से लालू परिवार की साख भी हिल गई। दोस्तों, बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 3 शिक्षकों का चयन किया गया है। इन सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को सम्मानित करेगी। चयनित इन शिक्षकों में कैमूर जिला के रामगढ़ में स्थित आदर्श बालिका +2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक अनिल कुमार सिंह, सीतामढ़ी जिले के बनगांवा बाजार में स्थित विद्यालय मधुबन के प्रधान शिक्षक जितेंद्र कुमार और फिर किशनगंज जिला के सिंघिया +2 उच्च विद्यालय की शिक्षिका कुमारी गुड्डी शामिल है। इन सभी शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। इन सबको पुरस्कृत किया जाएगा, इन सबको सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों को पुरस्कार लेने के लिए शिक्षक दिवस पर इन सबको दिल्ली जाना होगा और ये दिल्ली पहुंच भी गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बिहार लोक सेवा द्वारा 1,70,000 पदों पर भर्ती की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आयोजन हुआ था। अब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इसके परिणाम का इंतजार है, यानी कि रिजल्ट का इंतजार है। लेकिन रिजल्ट से पहले दस्तावेजों का सत्यापन होगा। 4 से 12 सितंबर तक
9वीं 10वीं 11वीं और फिर 12वीं की कक्षा के शिक्षक अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। इस वेरिफिकेशन के दौरान पटना जिला के मूल निवासियों के साथ साथ बाहरी अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन होगा। जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार ने बताया है कि डीपीओ स्थापना अरुण कुमार मिश्रा को इसके लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। दस्तावेज सत्यापन स्थल और फिर समय की सूचना रविवार को दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की कटौती के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। जब छुट्टी रद्द करने के मुद्दे पर भाजपा तो सरकार पर हमलावर थी ही, अब सत्ताधारी दल ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। गठबंधन सरकार में शामिल भाकपा माले से विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ ने शिक्षा विभाग के फैसले पर आपत्ति जताई है और उन्होंने के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से हटाने की भी मांग कर दी है। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के तबादले की मांग की है। मोर्चा के संरक्षक और फिर पालीगंज के विधायक डॉक्टर संदीप गौरव ने शनिवार को कहा कि शिक्षकों की दशकों से चली आ रही पर्व त्योहार के घोषित अवकाश को मनमाने तरीके से समाप्त कर दिया गया है। डॉक्टर संदीप गौरव ने शिक्षा विभाग के इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए सरकार से छुट्टी रद्द पर फिर से विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द छुट्टियां रद्द करने का आदेश वापस ले। उन्होंने के पाठक पर शिक्षकों के प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है और उन्हें तबादले की मांग की है। दोस्तों, बात करते हैं कि अररिया बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण झा की अगुवाई में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने भी भाग लिया है। मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की है। जब पुतला दहन का कार्यक्रम शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियों को लेकर के जारी सर्कुलेशन के विरोध में किया गया है। मौके पर मौजूद भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तुष्टिकरण के तहत काम करने का आरोप लगाया है और सरकार को सनातन विरोधी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक ओर हिंदू के पर्व त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती की गई है तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के किसी भी पर्व त्यौहार पर दिए जाने वाले छुट्टियों में किसी तरीके की कटौती नहीं की गई है। मुस्लिम तुष्टिकरण के तहत राज्य सरकार के काम करने का आरोप लगाते हुए सनातन विरोधी काम करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार में लगातार पद यात्रा करके चुनावी रणनीतिकार से हट करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस दौरान वे लगातार प्रदेश और फिर राज्य केंद्र की सरकारों पर बिहार में विकास कार्यों को लेकर के उपेक्षा का आरोप लगाते रहे हैं। कल आगामी चुनावों को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता के मूड पर गौर किया जाए तो फिर पाएंगे कि बिहार की जनता नया विकल्प चाहती है। हालांकि वे विकल्प कौन है अभी हाल फिलहाल में ये नहीं बताया जा सकता है। प्रशांत किशोर ने प्रदेश की यानी कि बिहार की जदयू और फिर जनता दल की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार में आप कहीं भी चले जाएं, लोग नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के 32 सालों के शासन से इस हद तक उब चुके हैं कि वे नया विकल्प ढूंढ रहे हैं। जहां आम जनता से पूछने पर वे साफ कहते हैं कि उन्हें नया विकल्प चाहिए। उन्होंने इंडिया और एनडीए को लेकर के दावा किया है कि जनता बीजेपी और महागठबंधन दोनों दलों के अलायंस से त्रस्त है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि बिहार में अगर सर्वे करा करके देखेंगे तो फिर पाएंगे कि 50% लोग एक नया विकल्प चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता का अगला विकल्प कौन होगा और कैसा होगा, इस पर व्यापक स्तर पर सकारात्मक बहस जरूरी होनी चाहिए। बिहार की जनता यहाँ के तीनों दलों से विमुख हो चुके हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में यहाँ के लोगों का किसी भी स्तर पर तरक्की नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार सभी मानकों पर, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर आर्थिक विकास हो, किसी भी बिंदु प्रगति नहीं करा पाया है और फिर आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते 3 माह पहले अपने अपने घर से एक साथ फरार हुई बुआ और भतीजी ने समलैंगिक विवाह कर लिया है। जब दोनों भाग करके दिल्ली चली गई है, यानी आपको बता दें कि दोनों महिला है या दोनों महिला एक दूसरे से शादी कर ली, यानी कि महिला ही महिला से शादी कर ली है। जब पुलिस दबिश के बाद जब दोनों लौट करके आए तो फिर स्थानीय थाना पुलिस के समक्ष बयान दिया कि वे दोनों एक साथ घर से निकली थी और दोनों ने आपस में दिल्ली में विवाह कर लिया। जब पुलिस ने इस बयान को 161 के तहत दर्ज कर लिया है, इसके बाद 164 का बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय भेज दिया है। जहाँ अब भी फिल्मी कहानियों में ग्रामीण इलाकों के लोग ये सुना करते थे, आज उनके सामने समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। इससे गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी के अनुसार बुआ सूर्यागढ़ थाना क्षेत्र की धनाराही की रहने वाली है, जबकि उसकी भतीजी यानी कि मौसेरे भाई की बेटी कबैया थाना क्षेत्र के बाजार समिति की रहने वाली है। दोनों बीते 18 जून को धनाड़ी गांव से ही फरार हो गई थी। जब इसके बाद दोनों दिल्ली चली गई और फिर वहां दोनों ने समलैंगिक विवाह कर लिया।
दोस्तों बात करते हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों की 60 सीटों को प्रभावित करेगी। मुकेश सहनी ने शनिवार को कहा है कि यूपी, बिहार और झारखंड के 60 लोकसभा क्षेत्रों में मल्लाह जाति की बहुलता है। मल्लाह जाति इस बार अपने अधिकार को लेकर के पूरी तरीके से सजग है। जहाँ आगामी लोकसभा चुनाव में जिस दल के साथ वीआईपी का गठबंधन होगा, उनके खाते में इन 3 राज्यों की 60 सीटें जाएगी। उन्होंने कहा है कि इन तीनों राज्यों में मल्लाह जाति की आबादी 15% है, फिर भी इस जाति को आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। राजनीति में भी पिछले पायदान पर है, जहाँ अशिक्षा की वजह से वोट को 100 से 200 रुपये में बेचते हैं। जिस दिन इस जाति के लोग वोट के महत्व को समझ जाएंगे, उस दिन इनको खुद अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के अभाव में इस जाति के लोग ऊंचे पदों पर भी नहीं जा रहे हैं, जब मछली मार करके आजीविका चला रहे हैं, इसीलिए बच्चों को स्कूल भेजिए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मायावती, रामविलास पासवान का नाम लेकर के कहा कि इनकी जाति के लोगों ने अपना वोट नहीं बेचा तो राजनीति में भागीदारी मिली। दोस्तों बात करते हैं कि मुंबई में आयोजित हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है। बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से घमंडिया गठबंधन का नाम देते हुए तीखा प्रहार किया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लिए लोगों ने जो कमेटी बनाई है, जब उससे स्पष्ट हो गया है कि इस देश में परिवार को बचाना है या फिर भ्रष्टाचार को बचाना है। 13 लोगों की जो कमेटी बनी है, वह स्पष्ट दिखाता है कि चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर हेमंत सोरेन हो, या इसमें सिर्फ परिवार को बचाने का काम किया जा रहा है, या फिर उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी करने से किसने रोका? ना तो भाजपा ने रोका और ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर सर्वे का रिपोर्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार की पार्टी दोनों बिहार में नौटंकी कर रही है। सीएम नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हुए सम्राट चौधरी ने कहा है कि आप तो खुद पलटते ही रहते हैं, अब आप कार्यकर्ताओं से जातीय सर्वे को लेकर के आंदोलन करा रहे हैं। अरे नीतीश बाबू, आपको जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी करने से किसने रोका? ना तो आपको भाजपा ने रोका और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने, फिर जातीय सर्वे का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हैं? नीतीश कुमार का जो चेहरा है वह अति पिछड़ा विरोधी है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कमेटी गठित कर चुकी है और उस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया है। इसके बाद से सियासी गलियारों में शोक बुगाहट है कि सरकार इलेक्शन को लेकर के संसद के विशेष सत्र के दौरान बिल ला सकती है। इसके अलावा समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। विपक्ष की तमाम पार्टियों ने इसका एक सुर में विरोध किया है, लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन में शामिल जदयू के चीफ और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौंकाने वाला बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा है। इससे साफ हो गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष गठबंधन की राय एक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि मुंबई में इंडिया की बैठक बहुत अच्छी रही है, अब हम सब मिलकर के लड़ेंगे। 5 तरह के कामों के लिए कमेटी बनाई गई है। केंद्र सरकार बहुत कुछ कर रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की बात हो रही है, ये तो पहले भी होता था, ये बहुत अच्छा कदम है, ये होना चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बहुत सी चीज़ें पहले होती थी, जनगणना भी हर 10 साल पर होती थी, लेकिन आपने नहीं कराया, बंद कर दिया। ये तो होना ही चाहिए था। कल इन सब पर भी बात हुई है। मुझे पहले से ही शक है कि ये पहले चुनाव करा देंगे, समय से पहले लोकसभा का चुनाव करा देंगे। विपक्ष की एकता से ये खतरा महसूस कर रहे हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता जो मजबूत विकल्प चाहती थी, वह विकल्प हम तैयार कर रहे हैं। समन्वय समिति भी बन गई है। जब वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उन्हें वन नेशन वन इनकम करनी चाहिए। जब पहले लोगों के साथ आर्थिक न्याय करें, वे पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शनिवार को कथित दावा किया है कि विपक्षी दलों के इंडिया में भ्रष्टाचार लोगों का जुटान है। इसलिए मुंबई की बैठक में तय हुआ है कि इनमें से कोई पीएम बना तो बाकी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खत्म करेगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2 दिन से मुंबई में जमावड़ा देख रहे थे, लेकिन इंडिया का फुल फॉर्म कम ही लोगों को मालूम होगा कि ये लोग घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। उन्होंने कहा है कि इसके बीच जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है, जो उसमें ऐसा कोई भी नहीं है जिन पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं हो। इंडिया की मुंबई बैठक पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 2 दिन मुंबई में 500 रुपये का मिनरल वाटर पी करके यही सब निष्कर्ष निकाला है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वे सब के बैंक खाते को बंद करा देंगे। बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति होने का दावा करते हुए संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार के स्कूल में छुट्टियों को रद्द करने का फैसला इसी
इसे साबित करता है। जब उन्होंने सवाल किया है कि क्या सऊदी में मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी दी जाती है लेकिन बिहार में होती है। ये बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हो रही है। यही कारण है कि हिंदुओं की छुट्टी खत्म कर दी गई है। शिक्षा मंत्री रामचरित्र मानस पर सवाल उठा रहे हैं। संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाने पर संजय जायसवाल ने कहा है कि मानसून सत्र में हंगामे के कारण कई अहम बिल पास नहीं हुए थे। जब बहुत सारे बिल पर चर्चा करनी है, जब कुछ विशेष बिल पर भी चर्चा हो सकती थी, इसलिए 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि किसानों की सरकार की तरफ से समय समय पर मदद की जाती है। जब खरीफ की फसल के दौरान ज़्यादा पैदावार के लिए ज़रूरी है कि किसान ज़रूरत के अनुसार यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल करें। जब पिछले दिनों सरकार की तरफ से यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं। जब किसानों को सही क्वालिटी और फिर कीमत पर खाद मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने यूरिया, डीएपी और फिर एमओपी का रेट तय कर दिया है। यह सरकार की तरफ से इसके अलावा कृषि मामलों से जुड़ी किसी भी तरह की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस पर किसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या या फिर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब बिहार सरकार के कृषि विभाग के अनुसार यूरिया 45 किलो की बोरी का फिक्स रेट 266 रुपये है, वहीं डीएपी की बोरी का फिक्स रेट 1350 रुपये है। इसी तरीके से एमओपी 50 किलो की बोरी की कीमत 1700 रुपये तय की गई है। जब बिहार के सभी सरकारी निजी कृषि केंद्र और फिर दुकानों पर सरकार की तरफ से यूरिया, डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए गए नंबर पर आप सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा उर्वरक संबंधित समस्याएं एवं शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर किसान भाई उर्वरक से जुड़ी हुई किसी भी शिकायत या फिर समस्या के लिए कृषि विभाग की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर 061222335555 पर कॉल करें। दोस्तों, बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन की शुक्रवार को मुंबई में हुई बैठक के 24 घंटे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने खुलासा किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उन्होंने बताया है कि अलायंस में शामिल सभी पार्टियों के नेता मिलकर के इसकी शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई में 2 दिवसीय बैठक में इंडिया गठबंधन की कमेटी गठित हुई, जो गठबंधन से जुड़े फैसले लेगी और उसके बाद अपने नेताओं को उसमें अवगत कराएगी। ये इंडिया गठबंधन की ओर से रणनीतिक कार्यक्रम और फिर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेगी। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग की बात नहीं हुई है। जब बिहार में सीट शेयरिंग का आखिर क्या फॉर्मूला होगा, इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि सीटों के बंटवारे को लेकर के कोई समस्या नहीं है, जहां हमारी सब मुद्दों पर बात हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि जल्द ही सीट शेयरिंग भी हो जाएगी। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पहले लोगों को लगता था कि गठबंधन नहीं होगा, लेकिन अब सब हो रहा है ना। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने दावा किया है कि मोदी सरकार इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन से घबरा गई है, इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रही है। उन्होंने कहा है कि जब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सदन में लाया जाएगी, तब हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने दोबारा कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भाजपा की घबराहट का नतीजा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना करवा देनी चाहिए। इस पर क्यों मोदी सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में वॉइस कॉलिंग के माध्यम से साइबर ठगी करने का पहला मामला सामने आया है। इसमें शातिरों ने पूर्व पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नीलमणि के बॉडीगार्ड अखिलेश कुमार को ही अपना शिकार बना लिया। एक पहचान वाले बिल्डर की आवाज़ सुनकर के सिपाही ने जालसाज के खाते में 65,000 रुपये डाल दिए। अगले दिन उनसे दोबारा 20,000 रुपये की मांग की गई। तब उन्होंने बिल्डर से संपर्क किया और फिर सच्चाई का पता चला। अखिलेश ने इसको लेकर के बुद्धा कॉलोनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानेदार निहार भूषण ने बताया है कि यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ है, जहां आरोपित के बैंक खाते का पता लगाया जा रहा है। जहां गया जिले के टनकुप्पा के रहने वाले अखिलेश कुमार पटना पुलिस केंद्र में सेवारत है। वर्तमान में उनकी प्रतिनियुक्ति पूर्व डीजीपी के बॉडीगार्ड के रूप में है। जहाँ 29 अगस्त को उन्हें मोबाइल पर कॉल आया, जहाँ सामने वाले ने अपनी पहचान बिल्डर संजू शर्मा के रूप में दी, जहां उसने आपात स्थिति का हवाला देते हुए 65,000 रुपये खाते में डालने की बात कही। जालसाज की आवाज़ संजू से मिल रही थी, जिसके बाद उसने स्कैनर का स्क्रीनशॉट भेजा। उस पर सिपाही ने 5 बार में 65,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। जब बुधवार को सिपाही से दोबारा कॉल करके 20,000 रुपये मांगे गए, तब उन्होंने संजू के मोबाइल पर संपर्क किया। इसके बाद उन्हें ठगी की जानकारी हुई। दरअसल जब कोई व्यक्ति गूगल सर्च इंजन या फिर किसी भी अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई भी चीज़
ढूंढने के लिए टाइपिंग की जगह बोल करके लिखते हैं तो फिर शातिर उनकी आवाज़ की कॉपी कर लेते हैं, या इसके बाद वे किसी प्रकार के उस व्यक्ति के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स या फिर गूगल सिंक्रोनाइज को हैक करके उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सुरक्षित नंबरों का पता लगाता है, फिर उन लोगों को उस व्यक्ति की आवाज़ में कॉल करके ठगी करना शुरू कर देता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है तब से हर रोज कोई ना कोई नया फरमान जारी कर रहा है। जब पिछले दिनों सरकारी स्कूल के शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती करते हुए रक्षाबंधन, जितिया समेत कई पर्वों में छुट्टियों को रद्द कर दिया था, इसके बाद शिक्षक स्कूल पहुंचे थे लेकिन बच्चों की संख्या बहुत ही कम नजर आई। जहां इसी दौरान खगड़िया में एक शिक्षक भाई की कलाई पर राखी बांधने उसके बहन स्कूल ही पहुंची थी। उसके बाद ड्यूटी कर रहे शिक्षक ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर जम करके भड़ास निकाली थी, जिसके बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी ने उन पर एक्शन लेते हुए अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया है। खगड़िया डीओ की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें साफ कह दिया है कि सुनील कुमार नगर मध्य विद्यालय के मथुरापुर क्रिया के विभागीय अधिकारियों के आदेश के प्रति आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया। इसको लेकर के पुष्टि विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध कर साक्ष्य के जरिए किया गया। जहां इसके आगे उन्होंने कहा है कि सुनील कुमार जो मथुरापुर मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं उनके द्वारा ये कार्य बिहार प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के खिलाफ प्रतीत होता है। ऐसे में अब बिहार प्रारंभिक विद्यालय सेवा निर्धारित आचरण के प्रतिकूल कार्य करने के आलोक में इनको लंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई करना चाहेगी। विभागीय कार्रवाई तक सुनील कुमार सिंह का वेतन भुगतान तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा है, हमला बोला है। जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मैं यही पूछूंगा कि आपने मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग की, क्या उसका प्रवक्ता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे को बनाया जो कह रहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि लगता है कि उसी योजना के तहत बिहार के सरकारी स्कूलों में हिंदुओं की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, उसका जवाब लालू प्रसाद यादव को देना पड़ेगा। जहां आपने तो निर्णय ले लिया है कि पीएम मोदी के गर्दन को दबोचे और फिर गर्दन को पकड़े, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा है कि आप बिहार की जनता और देश की जनता को बताएं कि महागठबंधन की सरकार क्या हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहती है। ये आपका एजेंडा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे से अपशब्द बुलाए और फिर बिहार में छुट्टियां रद्द कर दें। इस साजिश को हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू प्रसाद जी, आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। सिर्फ हिंदुओं की जाति को बांट करके आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज आपसे हर हिंदू पूछना चाहते हैं कि हिंदू धर्म को आप खत्म करना चाहते हैं, इसका जवाब लालू और नीतीश कुमार दें। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।